Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be very fine. And you know very well we have started chapter number 14 and today we are going to discuss lecture number 3. और जो लेक्चर नंबर 3 का हमारा टॉपिक है वो है वेज ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. राइट, आप लोगों को अगर जो लेक्चर नंबर 2 याद हो तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने ओवरऑल व्यू लिया था कि पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स बेसिकली वो हमारी सॉइल से हमारे रूट हेयर्स में या माइकोराइजा में मूव करते हैं और फिर वहाँ से वो एपिडर्मिस में मूव करेंगे, फिर वो कॉर्टेक्स में मूव कर जाते हैं. राइट, और देन वो हमारे एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, जाइलम में, और फिर जाइलम से दे विल मूव इनटू द स्टेम एंड देन टू द लीव्स. बट आज का हमारा टॉपिक ये है कि सबसे पहली बात हमें अंडरस्टैंड ये करनी चाहिए कि ये रास्ता तो हमें पता चल गया, लेकिन ये वाले पार्टिकल्स हमारे रूट हेयर्स में कैसे मूव करते हैं, या अगर वो रूट हेयर्स में मूव कर गए हैं तो फिर उनकी मूवमेंट सेल टू सेल कैसे होती है, या वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में कैसे होती है, उनके कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. तो बेसिकली माई एड्रेस टूडे इज द प्रोसेसेस दैट मे बी इन्वॉल्व्ड right in the movement of the particles. They may be the solute or the solvent. Rostrum छोड़ने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, anything in the solution that is in greater fraction is known as solvent. Right, for example पानी हो सकता है या कोई organic solvent हो सकता है. और solute क्या है कि solution की जो lesser fraction है या smaller fraction है, that is called as what solute. For example आप एक चाय का कप पी रहे हैं तो पानी क्या है, डेफिनेटली सॉल्वेंट, और जो शुगर आपने ऐड किया वो बहुत कम क्वांटिटी में है, ज़ाहिर है वो क्या, सॉल्यूट. चाय की पत्ती सॉल्यूट. राइट, और चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ज़ाहिर है हम लोग पानी में दूध डालते हैं, तो दूध जो है ना वो भी क्या होगा, सॉल्यूट. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि किस किस तरीके से हमारे जो सब्सटेंसेस है वो मूव कर सकते हैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इससे पहले थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो मूव हो सकती हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं कि नंबर 1 आपको पता है वाटर है. वो वाले सब्सटेंसेस जो मूव कर सकते हैं वो क्या है, वाटर. तो आपको पता है कि वाटर हमेशा बिगर फ्रैक्शन में होता है, तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, जाहिर है एक अदद वर्ड सॉल्वेंट. राइट, इसके अलावा 2 चीजें और मेरी सॉइल में प्रेजेंट हो सकती हैं या जिन्होंने मूव करना है इनटू द प्लांट बॉडी, वो कौन कौन सी हैं. तो नंबर 2 इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जब मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करता हूं तो नॉर्मली हम उन्हें एज आ फर्टिलाइजर ऐड करते हैं इनटू द सॉइल. और आपको पता है कि फर्टिलाइजर क्या है, कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट that is going to increase the fertility or per acre yield of the crop is called as fertilizer. Right, तो हम 2 किस्म के फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, उनमें से एक क्या है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. सवाल ये है कि अगर मैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को सॉइल में ऐड करता हूं तो बेसिकली यील्ड कैसे बढ़ती है. डेफिनेटली ये चीजें वो प्लांट की न्यूट्रिशन को कंप्लीट करती हैं. दे आर एक्टिंग एज, यू कैन से, कोफैक्टर्स, दे आर एक्टिंग एज व्हाट, coenzymes, they are acting as activators, they are, you can say, usable elements in certain macromolecule formation. Something you know very well कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ तो नाइट्रोजन is very useful in the formation of proteins, in the formation of the chromosomes. तो if plant is suffering from deficiency of nitrogen तो जाहिर है ग्रोथ नहीं होगी. And you know very well कि अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्या होगा. यू नो वेरी वेल कि मेरे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, बिकॉज कि मेरे प्लांट बॉडी में क्लोरोफिल नहीं बनेगा. तो ये सारी की सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि हमारा प्लांट अपनी फुल स्विंग में, फुल जीर एंड जेस्ट में ग्रो कर सकता हो, मुझे सब की सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है. राइट, CO2, वाटर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड दिस एंड दैट. Right, when all enzymes are working in full, you can say, swing, तो तभी मेरी यील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो हम यहाँ बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या शामिल हो सकता है. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में स्टूडेंट सोडियम, देन पोटासियम. आई डोंट वांट टू मेंशन द चार्जेस, यू नो वेरी वेल कि Na+1 होता है, पोटासियम +1 होता है,
देन कैल्शियम +2 होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमोनियम की बात करूँ तो NH4+1 होता है, यू नो ऑल दिस स्टफ, इट इज केमिस्ट्री। फिर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सल्फर भी चाहिए होता है हम लोगों को, हमें फॉस्फेट्स चाहिए होते हैं, PO4 फॉस्फेट्स हमें चाहिए होते हैं। देन हमें कॉपर चाहिए होता है, हमें जिंक चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है, तो ऑल दिस स्टफ। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्लांट की सारी जो इसेंशियल्स हैं उनको यहाँ लिख दिया है, नो, स्टिल मैनी मोर टू गो। लेकिन मैंने सब बताया कि ये वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक हमारी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट के साथ होता है, एंड मैनी मोर स्टिल, राइट। और अब हम तीसरी कैटेगरी लिखने वाले हैं जिसको मैं डेलिबरेटली ब्लैक से लिख रहा हूँ, और वो क्या है मेरे पास, जाहिर है ऑर्गेनिक। अब मेरे पास ऑर्गेनिक क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स हो सकते हैं, और आमतौर पे मैं उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का नाम देता हूँ, बिकॉज कि ये वो वाली चीज़ें हैं जो प्लांट की पर एकड़ यील्ड को बढ़ाएंगी, बट दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अब अगर मैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के सोर्स की बात करूं तो क्या हो सकता है, नंबर 1 इज एनिमल एक्सक्रीटा। जब मैं वर्ड यूज करता हूं एक्सक्रीटा, इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। इट मे बी द फीकल मैटर मीन्स द स्टूल, और इट मे बी द यूरिन, राइट। तो ये एनिमल एक्सक्रीटा में शामिल हो जाती हैं। देन यू नो इवन ह्यूमन एक्सक्रीटा एक्ट एज व्हाट क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, राइट। देन अगर मैं नेक्स्ट अगली बात करूं तो आप लोगों को ये पता है कि हमने कॉम्पोस्ट का नाम सुन रखा है, राइट, कॉम्पोस्ट, एंड देन स्लरी। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, और ये मेरे पास वाटर है। यही वो चीजें हैं जो बेसिकली मेरे सॉइल से रूट के थ्रू मेरे प्लांट्स में शामिल हो जाती हैं। आइए हम इन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की मूवमेंट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वाटर को, जो कि हमारा सॉल्वेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वाटर, हाउ वाटर कैन मूव। तो बात सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 3 वर्ड्स अपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो वर्ड है वो मेरे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। यानी कि वाटर हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। यू नो वेरी वेल, बहुत बार डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ कि चीजें हमेशा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती हैं। तो ये बात वाटर के साथ भी जरूरी है कि अगर वाटर सॉइल में ज्यादा होगा तभी वो प्लांट बॉडी के अंदर जाएगा, राइट। दूसरी बात, सेकेंड थिंग माय डियर स्टूडेंट्स इज ppm। व्हेनेवर आई यूज ppm तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन नहीं है, बल्कि यहां पे इसका मतलब है पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इससे क्या मुराद है मेरे पास, भाई आपके क्लास के गेट पे मैं खड़ा हो जाऊं फॉर एग्जांपल, और हम पढ़ा रहे हैं को एजुकेशन की क्लास, राइट। तो मैं क्या करूं कि मैं आप बॉयज को फॉर एग्जांपल बाहर रोक दूं, गर्ल्स को बैठने दूं क्लास में। तो मैंने परमिशन दे दी गर्ल्स को कि वो क्लास में चली जाएं। तो एट दैट टाइम आई वॉज परमिएबल टू द गर्ल्स, और मैंने बॉयज को रोक लिया। और नेक्स्ट मोमेंट पे मैं क्या करता हूं कि मैं गर्ल्स को बाहर रोक लेता हूं और मैं बॉयज को अंदर आने देता हूं। तो फिर मैंने क्या किया, एट दैट टाइम आई वॉज परमिएबल टू बॉयज। तो वो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर सकती हो और उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने दे और कुछ मॉलिक्यूल्स को ना जाने दे, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। कि तो इसका मतलब मेरे पास ये होगा कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन across a partially permeable membrane is called as a phenomena. We name it as what? Osmosis. तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर हमेशा ऑस्मोसिस के थ्रू डिफ्यूज करता है, राइट। दोबारा से एक्सप्लेन करो, डिफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये याद रखना है कि जब भी आप लोगों ने वाटर को मूव करवाना है तो उसमें हमेशा ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होती है, डिफ्यूजन नहीं इन्वॉल्व होगी, पर्टिकुलरली जब मैं सेल के अंदर दाखिले की बात कर रहा हूं।
So movement of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration across a ppm or partially permeable membrane is called as osmosis, right? इसका मतलब ये होगा कि पानी हमेशा रूट से मूव करेगा टूवर्ड्स रूट हेयर. लुक एट दिस, ये मेरे पास एक रूट हेयर है फॉर एग्जांपल, राइट? और ये मेरे पास क्या है? सॉइल पार्टिकल्स. दीज आर सॉइल पार्टिकल्स. तो इन सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर एक बहुत ही फाइन से थिन फिल्म के तौर पे क्या प्रेजेंट है? वाटर. और ये वाला वाटर अब क्या करेगा? ये वाटर यहां से मूव करेगा इस रूट हेयर के अंदर. तो आपको पता है रूट हेयर के बाहर क्या प्रेजेंट होती है? जाहिर है पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन. तो वाटर हमेशा इस पर्टिकुलर सॉइल से इस रूट हेयर के अंदर मूव करेगा. सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हमेशा कम क्यों रहती है? बिकॉज कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर इज रेडली टेकन अप बाय द रूट हेयर्स. तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 20 है और यहाँ पर 10, तो वाटर हमेशा 20 से 10 की तरफ मूव करेगा. और अगर यहाँ पे 20 और यहाँ पे 40 है तो वाटर हमेशा 40 से 20 की तरफ मूव करेगा. तो वाटर हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. इवेंचुअली कि वो हमारी रूट हेयर्स के पास पहुंच जाएगा, वहां पे आ जाएगी मेम्ब्रेन, और वो उस मेम्ब्रेन में से पास होने के बाद रूट हेयर का पार्ट बन जाएगा. एंड देन इट्स जर्नी विल स्टार्ट टुवर्ड्स द सेंटर. ये कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए कि उस तरफ वाटर कंज्यूम नहीं हो रहा. वाटर ने हमेशा लो हायर से लो की तरफ जाना है. तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करूं वाटर के पोटेंशियल को या वाटर की क्वांटिटी को, तो वो लीस्ट है. यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे मैक्सिमम है. इसलिए वाटर हमेशा पेरिफेरल पार्ट ऑफ द रूट हेयर से टुवर्ड द सेंटर पार्ट ऑफ रूट हेयर हमेशा मूव करता है. इसका मतलब ये होगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज फ्रॉम द डिस्टल पार्ट टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल पार्ट. ठीक है, डिस्टल एंड ऑफ द रूट हेयर में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रूट हेयर है उसमें वाटर पोटेंशियल कम है. तो वाटर हमेशा इस तरह से मूव करेगा टुवर्ड्स द रूट. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई बात हमारे वाटर की मूवमेंट की. अब हम बात करते हैं इन दो चीजों की, जिनमें से एक मेरे पास क्या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और दूसरे मेरे पास कैसे हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. तो इस पर्पस के लिए लेट्स मूव टू द सेकंड यू कैन से कॉलम ऑफ द बोर्ड, राइट? यस, लुक एट दिस. हम ऐसे करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स की. अब हम लोगों ने सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करनी है, राइट? तो मेरे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स दो तरीके से मूव कर सकते हैं. उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है? पैसिव मूवमेंट. और जब मैं पैसिव मूवमेंट की बात करूंगा तो आपको क्या याद रखना है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नो यूजेज ऑफ एटीपी. इसके अंदर एटीपी हरगिज भी इस्तेमाल नहीं होती. लेकिन दूसरा वे मेरे पास कौन सा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और जब मॉलिक्यूल्स एक्टिवली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी मूवमेंट में वी हैव टू यूज डेल्टा ई. हमें एनर्जी इस्तेमाल करनी है. इट मीन्स कि देयर इज एन effective usage of ATP, right? इसमें हम ATP को यूज कर रहे हैं. तो जिसमें ATP इस्तेमाल होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें ATP इस्तेमाल नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब सम टाइम ऐसा होता है कि हम आप लोगों से क्वेश्चन में पूछते ही हैं कि राइट अ नोट ऑन पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो उस वक्त जाहिर है कि आप लोगों ने अपनी अक्ले सलीम को इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद ये बताना है, ये लिखना है कि इसमें एटीपी इस्तेमाल नहीं होती. और वो सारे के सारे प्रोसेसेस जिसमें एटीपी इस्तेमाल होती है उसको अटेम्प्ट करते हुए लिखना भी नहीं है. जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमने ये भी देखना होता है, बीइंग यू कैन से योर जज, कि वेदर यू कैन परसीव द क्वेश्चन और नॉट. आपको ये वाली बात भी समझ आ रही है या आपने सिर्फ एक रट्टा मारा हुआ है कि यहां से लेके यहां तक हमने इसमें आंसर लिख देना है? नो, यू हैव टू बी वेरी फोकस कि इस टाइम पे मेरे से क्वेश्चन सिर्फ पूछा जा रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो उस टाइम पे मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस ही नहीं करना. व्हाई आई शुड वेस्ट द टाइम, व्हाई आई शुड वेस्ट माय एनर्जीज इफ इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड द क्वेश्चन, राइट? सो अगर आपको क्वेश्चन आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाले दो मेथड लिखने. नंबर 1,
पैसिव ट्रांसपोर्ट के मेरे पास दो मेथड है. नंबर वन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, राइट. और पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो दूसरा वे है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट. अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय डिफ्यूजन. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग कि डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. इट इज मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है. अब हमने वाटर की बात नहीं करनी, अपने सोल्यूट की बात की, शुगर की बात की, सोडियम की बात की, नाइट्रेट्स की बात की, हम लोगों ने फॉस्फेट्स की बात की, सल्फेट को बात की, मैग्नीशियम को डिस्कस किया, राइट. तो ये सारी की सारी चीजें किसकी है? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. डेफिनेटली विद द ग्रेडियंट. एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, विद द ग्रेडियंट. इसका मतलब ये है, बिल्कुल वेरी राइट. अब मुझे एक आवाज यहां से क्लास में आई कि दैट इज फ्रॉम ओरिजिन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो बिल्कुल यही बात है. विद द ग्रेडियंट का मतलब है कि फ्रॉम ओरिजिन ऑफ higher concentration to a region of lower concentration, right. हमने हायर कॉन्सेंट्रेशन में लो में मूव करना है. मिसाल के तौर पे कि अगर आप लाहौर में हैं या लाहौर में कभी आप आए हों तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक नहर बह रही है. लास्ट सेक्शन में मैंने ये बात की थी कि आपके पास एक वो ट्यूब है, फॉर एग्जांपल, या आपके पास जैसे एक स्विमिंग बैट है, तो आप स्विमिंग बैट को नहर के अंदर फेंकें और आप पानी के साथ साथ बहते चले जाएंगे, राइट. और इस वाले केस में आपने बिल्कुल भी कोई पैडलिंग नहीं की, आपने कोई ओरिंग नहीं की, आपने कोई चप्पू नहीं चलाया, आपने कोई हाथ नहीं मारे और आप पानी के साथ बहते हुए चले जा रहे हैं. तो इस वाले केस में नो यूज ऑफ एनर्जी. तो जब हमारे पास यूज ऑफ एनर्जी नहीं होगा और हम मूव कर रहे होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये विद ग्रेडियंट है. आपको पता है कि नहर की एक साइड ऊंची होती है, नहर की एक साइड नीची होती है, तो पानी हमेशा बुलंदी से पस्ती की तरफ मूव करेगा और उसके साथ साथ उस स्विमिंग बैट के ऊपर लेटे हुए आप भी मूव कर रहे हैं. तो ये मूवमेंट कैसी होगी? पैसिव मूवमेंट होगी, राइट. तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स विद ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफ्यूजन. अब देखें कि लास्ट वाले बोर्ड में मैंने वर्ड यूज किया था अक्रॉस पीपीएम. इस वाले केस में हमने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया कि अक्रॉस पार्शियल पर पीपीएम, नथिंग लाइक दैट. सो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम ओरिजिन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ओरिजिन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. अब इस वाले केस में आपने जो बात और याद रखनी है वो ये है कि डिफ्यूजन किस किस मीडियम में हो सकती है. तो अगर आप प्लांट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम गैस मूवमेंट डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग किसी गैस पार्टिकल की लिक्विड में मूवमेंट स्टडी कर सकते हैं, हम किसी लिक्विड में मूवमेंट स्टडी कर सकते हैं और किसी लिक्विड की किसी गैस में मूवमेंट को स्टडी कर सकते हैं. एग्जांपल्स आप खुद सोचिएगा, राइट. तो ये सारे के सारे मीडियम्स हैं. इस पर्टिकुलर मीडियम का डिफ्यूजन के रेट पे बहुत इफेक्ट होता है. यू नो वेरी वेल कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप जमीन पे भागें तो आप बड़ी आसानी से भाग लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ 3 या 4 फुट गहरे स्विमिंग पूल में कहूं कि आप इसमें भागे तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी. तो सेम इज द केस हियर कि वो मॉलिक्यूल्स जो एयर में बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं वो पानी के अंदर बहुत मुश्किल से मूव करते हैं. अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 याद हो तो उसके अंदर भी हमने ये वाली बात की थी कि जो मूवमेंट ऑफ गैसेस है उनकी मूवमेंट बहुत ईजियर है इन अ रेयर मीडियम, इन अ लाइटर मीडियम एज कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन वाटर और डेंसर मीडियम. तो मीडियम का बहुत इफेक्ट होता है डिफ्यूजन के रेट को डिटरमाइन करने के लिए. फिर उसके बाद जो फैक्टर इस डिफ्यूजन को मॉनिटर कर सकता है, गवर्न कर सकता है, वो क्या है स्टूडेंट्स? सरफेस एरिया. अगर आपके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जाहिर है एक्सचेंज का या मूवमेंट का रेट ज़्यादा होगा और अगर रेट सरफेस एरिया कम हुआ तो मूवमेंट का रेट भी कम हो जाएगा. अब देखना यह है कि जो हमारी डिफ्यूजन है पार्टिकल्स की उसका रेट या उसकी मूवमेंट किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, राइट. तो आंसर है कि दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल आजाद है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ. ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है.
लाइन को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, और इस बात को अपने माइंड में भी रखना है, बिकॉज कि मुमकिन है यही वो नंबर हो जो आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में ले जाए। तो डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, वाटर। जरूरी नहीं है कि कोई चीज वाटर में सॉल्युबल है तो वो बहुत सही से मूव करेगी, हर चीज उसका निसार इस बात के ऊपर नहीं है। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर पोटेंशियल, उस बिल्कुल उससे आजाद होती है। और दूसरी बात है कि मूवमेंट ऑफ द अदर सॉल्यूट पार्टिकल्स, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आमतौर पे जो पार्टिकल्स हैं वो उनका अपना अपना रेट होता है, उनका दूसरे पार्टिकल्स की मूवमेंट के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं होता, राइट। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मूवमेंट ऑफ द अदर पार्टिकल्स। हाउएवर, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मीडियम, सरफेस एरिया, एंड देन लास्टली वी वांट टू डिस्कस व्हाट द टेम्परेचर। एक और फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। आपको पता है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि एवरेज मीन्स हाफ mv स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, और जितने मॉलिक्यूल की मूवमेंट ज्यादा होगी ज़ाहिर है उस जो मूवमेंट का रेट है वो भी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो हाफ mv स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो चार चीजें जो हैं वो क्या कर रही हैं, वाटर सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं, और दो चीजें ऐसी हैं जो अफेक्ट नहीं करती। ये चीज आपने माइंड में जरूर याद रखनी है, राइट। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फैसिलिटी। अगर आपको फैसिलिटी का मतलब पता हो तो आपको पता है उसका मतलब है सहूलत। फैसिलिटी का मतलब होता है सहूलत, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि अगर सर्दियां हों तो आप आम जो पानी है हमारे टैप्स में आने वाला आप उससे भी नहा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास फैसिलिटी हो गीज़र की तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे कि आप गीज़र के पानी से नीम गर्म पानी से नहाना पसंद करेंगे। तो आपको एक फैसिलिटी मिल गई, एक एडिशनल चीज़ मिल गई। अब अपनी बात ये की है कि बेसिकली आप लोगों ने स्टडी डिफ्यूजन को ही करना है, आपने अब भी मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को ही देखना है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अब भी हम लोगों ने सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट को ही देखना है लाइक डिफ्यूजन। लेकिन अब हम लोगों ने एक सहूलतकार का फायदा लेना है। वो सहूलतकार कौन है? डेफिनेटली अ फैसिलिटेटर। और वो फैसिलिटेटर कौन होता है? लुक एट दिस डायग्राम। आप ये समझ लें कि ये मेरे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, राइट। इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या अटैच है? डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स, समथिंग लाइक इट और समथिंग लाइक इट और समथिंग लाइक इट। These particular membranes, these particular receptors are basically what? proteins। और ये वाली प्रोटीन्स दो तीन किस्म की हो सकती हैं। मीन टू से कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो सकती है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो किसी सेल की सरफेस के बाहर लगी हुई, और दूसरे को मैं बोल रहा हूं ट्रांस प्रोटीन। मुमकिन है ये ऐसी प्रोटीन हो जो सेल मेम्ब्रेन के आर पार गुजरी हो। एंड लास्ट वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। मुमकिन है ये वो प्रोटीन हो कि जो सेल मेम्ब्रेन की तली साइड पर लगी हुई है, और ये भी हो सकता है कि ये तीनों प्रोटीन आपस में मिलकर काम कर रही हो किसी एक पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए। तो हम बात ये कर रहे हैं कि फैसिलिटेटर कौन है, सहूलतकार कौन है, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आसानी या ईज प्रोवाइड कर रहा है। इसको यूं भी समझ लेते हैं। मुमकिन है आपके पास एक टीवी या एलसीडी रखने के लिए एक टेबल हो, राइट। आप वो टेबल उठा के लेके जाना चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट फ्लोर। ऐसा भी हो सकता है कि जो टेबल को ड्रॉप करने वाला बंदा है वो एक ही हो। वो क्या छोटी सी टेबल है तो कोई बात नहीं, मैं अकेला भी उसको उठा के लेके जा सकता हूँ। लेकिन इससे आपके घर में एक और बंदा भी खड़ा हुआ है या मजदूर भी खड़ा हुआ है, तो आप कहते हैं यार ऐसे करो, इस साथ मिलकर टेबल ऊपर छोड़ आओ। तो टेबल ने पहले भी चले जाना था, लेकिन दूसरे बंदे की प्रेजेंस में जो टेबल के ऊपर जाने की ईज है वो बढ़ गई, रफ्तार बढ़ गई, एनर्जी कम इस्तेमाल हुई और उसको डैमेज होने का रेट भी कम हो गया। तो ऐसे ही अगर दो तीन बंदे काम को डिवाइड करें या मिलके करें तो काम आसान हो जाता है। यही वाला काम यहाँ पे हो रहा है कि हमारी ये वाली प्रोटीन्स जो सेल की मेम्ब्रेन पे अटैच हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को एक ईजी एस्केप, ईजी वे, ईजी चैनल देती हैं, क्विकर चैनल देती हैं, सेफर चैनल देती हैं टू मूव फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल।
राइट। तो इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को कि जो पार्टिकल्स की इनसाइड मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं क्या कहलाती हैं? फैसिलिटेटर्स। और मूवमेंट कहलाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहती है स्टूडेंट्स? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, into the cells or out of the cells with the help of what? Receptor proteins. With the help of receptor proteins. चलिए मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूं। अगर आप एक जानदार हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जनाब आपके सामने मैंने नेमतें रख दी हैं टेबल के ऊपर और आप खाएं, आप ये इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता आपके हाथ ही नहीं है, तो शायद आप खा लेंगे वन वे और द अदर, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के खाने की जो स्पीड है वो बहुत कम होगी। उसकी निस्बत अगर मैं आपको एक हाथ लगा दूं तो डेफिनेटली आपकी खाने की स्पीड और बढ़ जाएगी, और अगर मैं आपको 2 हाथ लगा दूं तो स्पीड और बढ़ जाएगी, राइट। तो ये जो हैंड्स हैं बेसिकली ये समझ लें कि ये वही रिसेप्टर प्रोटीन्स है जो सेल की सरफेस पे लगी हुई थी। दे आर बेसिकली ग्रैबिंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देन पुशिंग देम इनटू द सेल्स। तो मेरे हाथ मेरे खाने में मेरे फैसिलिटेटर्स हैं। तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ओरिजिन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ओरिजिन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सर्टन facilitator proteins is called as what? Facilitated diffusion, right? आइए हम इन facilitated diffusion वाले molecules की types को study करते हैं। Look at this my dear students, ये मेरे पास एक सेल है, right? ये मेरे पास for example एक और सेल है और ये मेरे पास एक और सेल है। 3 different types के cells हैं। They may be the plant cells or maybe animal cells, it doesn't make any difference. These are typical cells representing both plants and animal cells, right? अब देखिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने यहाँ पे एक प्रोटीन लगा दी है somewhere here, right? और एक प्रोटीन में लगा दी है say somewhere here and this protein is lying somewhere here. ये 3 different types के प्रोटीन्स। चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन और लगा लेते हैं। Look at this. Listen my words carefully. पहले वाली किस्म की हेल्पर प्रोटीन को हम लोगों ने नाम क्या दिया है? यूनिपोर्ट फैसिलिटेटर प्रोटीन्स यूनिपोर्ट बोलते हैं हमें। यूनिपोर्ट का मतलब मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। पोर्ट क्या होता है? आपने यूज किया होगा डेफिनेटली, आप यूज कर रहे हैं अपना मोबाइल, तो मोबाइल में चार्जिंग पोर्ट होती है, आपकी डाटा केबल लगने वाली पोर्ट होती है, राइट, आपके हेडफोन की एक पोर्ट होती है, जिसका कंप्यूटर में डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो अटैच होती है, राइट। तो अब ये वाली पोर्ट क्या कर रही है? देखिए लुक एट दिस डायग्राम कि ये जो प्रोटीन है ये इस मॉलिक्यूल को यहां से पकड़ती है और सिर्फ सेल के अंदर डालती है। ये वाली प्रोटीन सिर्फ क्लॉकवाइज घूम सकती है और सिर्फ क्लॉकवाइज घूमने से जो मॉलिक्यूल है दे कैन बी फेच्ड इन द सेल, ये मॉलिक्यूल के अंदर आ सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं यूनिपोर्ट, एक डायरेक्शन में मूव करवाने वाली पोर्ट, राइट। मिसाल के तौर पे आपकी जो चार्जिंग पोर्ट है मोबाइल की, उसमें सिर्फ करंट अंदर जा सकता है, बाहर नहीं आ सकता, तो यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन अगर आप लोग किसी डाटा केबल की बात करें तो आप अपने मोबाइल में से डाटा निकाल भी सकते हैं और डाटा डाल भी सकते हैं, तो वो यूनिडायरेक्शनल पोर्ट नहीं है। आपको बात समझ आई? तो ये है मेरे पास यूनिडायरेक्शनल पोर्ट बिकॉज दिस पोर्ट इज इंश्योरिंग मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन ओनली वन डायरेक्शन। और इसके ऑपोजिट क्या है मेरे पास? ये वाली पोर्ट जो मॉलिक्यूल को अंदर से फेच कर रही है और बाहर निकाल रही है। लेकिन हर पोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रही है, इसलिए ये दोनों यूनिपोर्ट्स हैं, एक ही तरफ काम करने वाली पोर्ट है। जो ब्लू पोर्ट है वो मॉलिक्यूल को सिर्फ अंदर लेके जा रही है और रेड पोर्ट सिर्फ मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल रही है। आगे हम देख रहे हैं दूसरी किस्म की पोर्ट को हम नाम देते हैं सिम पोर्ट। सिम पोर्ट का मतलब ये है कि ये दो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को डिस्कस करेगी, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कि एक मॉलिक्यूल से इट इज Na, इट इज गोइंग इनसाइड फॉर एग्जांपल, और एट द सेम टाइम ये अंदर फॉर एग्जांपल मूव कर रही है पोटासियम को भी। मैं मिसाल दे रहा हूं, इट इज नॉट अकरिंग इन नेचर, राइट। तो ये वाली पोर्ट जब घूमेगी
तो ये एक ही डायरेक्शन में दो डिफरेंट स्पीशीज के मॉलिक्यूल्स को मूव करवाएगी। अगर ऐसा हो तो ये वाली एक पोर्ट एक ही वक्त में दो सिमिलर चार्जेस को मूव करेगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट पोर्ट। ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं आखिरी टाइप की पोर्ट को, जिसे हम बोलते हैं एंटी पोर्ट। अब एंटी पोर्ट का मतलब क्या है? एंटी का मतलब होता है ओपोजिट डायरेक्शन में। अब पोर्ट मेरे पास एक है, लेकिन ये वाली पोर्ट दो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स को ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रही है, राइट। फॉर एग्जांपल कि जब ये वाली पोर्ट मूव कर रही है, ये वाली पोर्ट, तो इसके इस तरफ चलने से कोई मॉलिक्यूल अंदर मूव कर रहा है, राइट। और जब यही वाली पोर्ट जब यह मॉलिक्यूल जब घूमेगा तो इस तरफ से ये किसी मॉलिक्यूल को बाहर भी निकाल रही। नाउ वन एंड ऑफ द पोर्ट इज इंपोर्टिंग वन स्पीशीज एंड अदर एंड ऑफ द पोर्ट इज एक्सपोर्टिंग अदर स्पीशीज। तो इस किस्म की जो मूवमेंट है या इस किस्म की जो पोर्ट है, इस किस्म की फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, एंटीपोर्ट्स, राइट। अब देखना ये है कि इन तीनों किस्म की पोर्ट्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो लिख रहे हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जाहिर है इसमें क्या चीज शामिल होगी माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि हर एक सॉल्यूट पार्टिकल के लिए एक स्पेसिफिक किस्म की पोर्ट को ही मुंतखब करती है नेचर, राइट। नंबर 2 मेरे पास क्या है, नेचर ऑफ पोर्ट, कि आपके पास कौन सी पोर्ट है, वो यूनिपोर्ट है, सिम पोर्ट है, एंटी पोर्ट है, वो क्या है। नंबर 3 इज नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर कि जो सी भी पोर्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसकी तादाद कितनी है। भाई जाहिर है अगर आप लोगों के पास पोर्ट्स ज्यादा होंगी तो ज्यादा तेजी से मॉलिक्यूल मूव करेंगे, और अगर पोर्ट्स कम हुई तो मॉलिक्यूल्स कम स्पीड से मूव करेंगे, राइट। एंड देन number 4 is surface area, and number 5 is definitely what, the medium, and number 6 is gradient। तो ये सारी की सारी चीजें मिलके इस मूवमेंट को क्या करेगी, डिक्टेट करेगी कि किस स्पीड से होनी चाहिए। And now we want to discuss the last thing, and last thing is called as active transport. Active transport. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इसकी भी आपने 4-5 बातें याद रखनी है। पहली बात है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ये भी सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। दूसरी बात क्या मैंने बोलनी है, एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, यूजेज ऑफ एटीपी इस्तेमाल होगी इसमें। अगर एटीपी इस्तेमाल नहीं होगी तो जाहिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। सो मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी, इवन, मैंने एक वर्ड यूज किया है, इवन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब इस बात को समझें, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इन किस्म के मॉलिक्यूल्स की अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई हुई और अंदर लो हुई तो ये वाले मॉलिक्यूल्स विदाउट एटीपी मूव करेंगे। तो आंसर इज नो। इन मॉलिक्यूल्स दे आर सो लार्ज मॉलिक्यूल्स कि इन एनी केस वी हैव टू यूज एटीपी even if concentration is higher outside and lower inside, we have to use ATP, right। और जब मेरे पास concentration बाहर कम है और अंदर ज्यादा है तब भी चूंकि ये मॉलिक्यूल ATP पे डिपेंड कर रहे हैं और ATP यहाँ पे